हेलो। हाँ मधु बेटी, कैसी हो तुम? 1 घंटे से तुझे फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। अरे माँ, वह मेरी सहेली का फ़ोन था, कुछ देर से उससे ही बात कर रही थी। लेकिन आपसे तो मैंने सुबह ही फ़ोन पर बात की थी ना। हाँ बेटी, फिर से तुझसे बात करने को दिल किया तो फ़ोन लगा लिया। अच्छा बेटी, इस बार भाई दूज पर तुम यहाँ आओगी तो पूरे 1 हफ्ते की तैयारी करके आना। पता भी है कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, देखने को तरस गई हूँ अपनी बच्ची को। मधु की माँ गोदावरी जी ने कहा। तो मधु बोली, पर माँ, भाभी भी तो अपने मायके जा रही होंगी ना भाई दूज पर। अरे नहीं बेटी, वो तो मायके जाने को कह रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अब तुझे तो पता है मेरे घुटने ज़्यादा काम कहाँ करते हैं, घर का सारा काम कौन करेगा? मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ माँ, ये बात तो है, अब इस उम्र में आपसे कहाँ इतना काम बन पाता होगा। मधु अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ आई। मधु, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटी, किसकी आवाज़ है? वो माँ, मुझे लगता है कि विशाल आज ऑफिस से जल्दी लौट आए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, हड़बड़ाते हुए मधु ने कहा और फ़ोन रख दिया। मधु, ये सब क्या है? तुम्हें मालूम है माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी घर का काम करने की बजाय तुम यहाँ कमरे में फ़ोन लेकर बैठी हो। उधर माँ सारे कपड़े अकेले ही धो रही हैं। कुछ तो सोच लिया करो। ब्लड प्रेशर की मरीज हैं वो, और अब उनकी उम्र हो चली है। ये सुनकर मधु ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारा दिन मैं कोई काम नहीं करती। थक गई थी तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई। अच्छा, 1 कप चाय बना दो, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है, विशाल ने कहा। तो मधु चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। करीब 1 वर्ष पहले संतोष जी मधु को अपने बड़े बेटे विशाल की पत्नी और अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। अभी छोटा बेटा पवन कुंवारा था। विशाल के सामने तो मधु घर का सारा काम करने का दिखावा किया करती थी, लेकिन उसके ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करने बैठ जाती थी। घर में बर्तन और साफ सफाई के लिए काम वाली बाई लगी हुई थी, परंतु इसके अतिरिक्त घर का बाकी का सारा काम संतोष जी को ही करना पड़ता था। जब भी संतोष जी उसे काम में मदद करने के लिए आवाज़ लगाती तो मधु कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। नई नई शादी हुई है, अभी बचपना है, ये सोचकर संतोष जी भी शुरू शुरू में उसे ज़्यादा काम करने को नहीं कहती थी। परंतु शादी के 1 वर्ष बाद भी जब मधु ने किसी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो संतोष जी उसे समझाते हुए बोली, देखो मधु बेटा, अपने मायके से ध्यान हटाकर अब अपने ससुराल की जिम्मेदारी को समझो। इतना कहने ही की देर थी कि मधु ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उस दिन इस बात को लेकर विशाल और मधु के बीच भी ज़ोरदार झगड़ा हुआ। उसके बाद तो संतोष जी ने मधु को कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। दिन भर मधु फ़ोन पर कभी अपनी माँ से तो कभी अपनी सहेलियों से बातें करती, अपनी मर्जी मुताबिक रहती। बस शाम को अपने पति विशाल के घर लौटने के समय रसोई घर में जाकर थोड़ा बहुत काम करने का दिखावा करने लगती थी। आज विशाल जल्दी घर आ गया था तो अपनी माँ को इस तरह काम करते देख वह मधु पर भड़क उठा था। मधु अपने पति विशाल के लिए रसोई घर में चाय बनाने गई, तभी अचानक आंगन से उसके सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। क्या हुआ माँ? विशाल दौड़ता हुआ आया तो देखा उसकी माँ संतोष जी फर्श पर फिसलकर गिर गई थी। वह उठ नहीं पा रही थी। विशाल ने मधु को आवाज़ दी और संतोष जी को सहारा देते हुए कमरे में ले गया। संतोष जी को पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। भगवान का शुक्र है हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन पैर में मोच आई है, जिस कारण उन्हें इतना दर्द हो रहा है। अभी आपकी माताजी को कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है, डॉक्टर ने बताया। तो विशाल की जान में जान आई। वे लोग संतोष जी को घर लेकर आए। मधु, डॉक्टर ने माँ को 1 सप्ताह बिस्तर में उठने को भी मना किया है, इसलिए तुम्हें माँ का खास ख्याल रखना है, उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। विशाल ने मधु को हिदायत दी तो मधु ने हाँ में सर हिला दिया। आज इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। क्या बताऊँ माँ, जब से मेरी सास बिस्तर पर पड़ी है मेरे सर तो मुसीबत पड़ गई है। सारा दिन काम करते करते पूरी तरह से थक जाती हूँ। आज पूरे 3 दिन हो गए ना, जाने बिस्तर से उठने का नाम कब लेंगी। मधु ने अपनी माँ गोदावरी जी से फ़ोन पर कहा तो वह बोली, बेटी, मुझे तो लगता है तेरी सास को कोई चोट वोट नहीं लगी है, यूं ही नाटक किए बिस्तर पर पड़ी हैं ताकि तू सारा दिन घर के काम में जुटी रहे।
लेकिन तुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैठे बैठे उन्हें यूं ही खिलाती रहेगी तो फिर तो तेरी साथ उठने से रही। हाँ माँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने तो आज किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। अब सोचती हूँ कि चली ही जाऊँ। पीछे बैठी सासू माँ अपने आप काम देखती रहेंगी। ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, पार्टी से आने के बाद बात करूँगी। घर का काम छोड़कर मधु शाम के समय पार्टी में चली गई। उसे लगा था कि विशाल को आने में अभी बहुत देर है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहा कि 3 दिन बाद डॉक्टर ने संतोष जी को फिर से दिखाने को कहा था। माँ को अस्पताल ले जाने के लिए विशाल जब घर आया तो देखा कि उसकी माँ धीमे कदमों से चलकर रसोई घर में जा रही है। ये क्या माँ, अगर कोई काम था तो मधु से कह देती आप, क्यों उठी बिस्तर से? अरे नहीं बेटा, बस गला सूख रहा था इसलिए पानी पीने के लिए उठी थी, संतोष जी ने कहा। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। कंधे पर पर्स लटकाए हाई हील्स से टक टक की आवाज़ करती मधु घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने विशाल को देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। मधु, ये तुम कहाँ से आ रही हो? विशाल ने पूछा तो मधु सक पकाते हुए बोली, वो मैं किटी पार्टी। उसके इतना कहने की देर थी कि विशाल गुस्से से उबल पड़ा। क्या, तुम माँ को इस हालत में छोड़कर किटी पार्टी पर चली गई थी? अरे तो क्या हुआ, क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? मधु की बात सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह गुस्से को काबू में रखते हुए विशाल अपनी माँ के कमरे में जाने लगा। तभी विशाल का छोटा भाई पवन ऑफिस से घर लौटा और बोला, भाभी बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना ला दो। तभी मधु बेशर्मी से बोली, ये हुक्म किसी और पर चलाना, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम लोगों के लिए सेवा में लगी रहूँ। ये बात सुनकर मधु का देवर पवन हक्का बक्का रह गया। वहीं कमरे में जाते विशाल के कानों में ये बात पड़ी तो उसका खून खौल उठा। वह उसी समय मधु के पास आया और खींचकर 2 तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए। बदतमीज, मेरी चुप्पी का ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए वो बोलती जाओ। ये क्या कर रहे हो भैया? पवन ने अपने भाई विशाल का हाथ पकड़ते हुए कहा। अच्छा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? आज तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। जेल की सलाखों के पीछे न भिजवाया तो मेरा नाम भी मधु नहीं। आंखों में आंसू लिए मधु बोली और पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। इधर संतोष जी ने विशाल से कहा, बेटा रोक ले बहू को, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं माँ, उसे जो करना है करने दो। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हमें जाना है। कहते हुए विशाल ने संतोष जी को सहारा दिया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। इधर गोदावरी जी के पास मधु का फ़ोन आया। क्या उसकी इतनी हिम्मत? तू जल्दी से फ़ोन रख और अपना बैग तैयार कर, अभी के अभी तुझे लेने के लिए मैं वहाँ आ रही हूँ। कहते हुए गोदावरी जी ने फ़ोन रखा और अपनी बहू को आवाज़ दी, मीनाक्षी बहू, मैं मधु को लेने जा रही हूँ। समझते क्या हैं ये लोग अपने आप को? ऐसा कहकर गोदावरी जी घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में गोदावरी जी के पति बनवारी लाल जी अपने बेटे मुकेश के साथ दुकान से घर वापस आए तो यहाँ वहाँ देखते हुए मीनाक्षी से बोले, बहू गोदावरी कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? जी बाबूजी, माँ जी मधु को लेने के लिए गई हैं। ये सुनकर बनवारी लाल जी बोले, मधु को लेने गई हैं? अच्छा, भाई दूज का त्यौहार आ रहा है इसलिए लेने गई होंगी। नहीं बाबूजी, मधु का फ़ोन आया था, शायद उनके घर में फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया है। ये सुनकर बनवारी लाल जी और मुकेश दोनों चिंता में पड़ गए। फिर मुकेश बोला, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम ये तो पता करना चाहिए था कि गलती किसकी है। तो बनवारी लाल जी ने कहा, लेकिन बेटा अपनी बेटी को परेशानी में देखकर रहा भी तो नहीं जाता ना, कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो मामला शांत हो जाएगा। ऐसा कहकर वह हाथ मुँह धोने चले गए। फिर मुकेश बोला, माँ भी हद करती हैं, उन लोगों के बीच लड़ाई हुई नहीं कि माँ तो जैसे तैयार बैठी थी मधु को घर लाने के लिए, और जब सारी बात सुनेंगे तो गलती मधु की ही निकल कर आएगी। ये तो है माँ जी को उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। चलो छोड़ो, आप ज़्यादा चिंता मत करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर मीनाक्षी रसोई घर में खाना पकाने चली गई। करीब 2 घंटे के बाद गोदावरी जी अपनी बेटी मधु को लेकर घर पहुँची। उस समय बनवारी लाल जी बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ और आप चैन की नींद सो रहे हैं, गोदावरी जी गुस्से से बोली। तो बनवारी लाल जी की नींद खुल गई। अरे मधु बेटी, तुम आ गई, आओ बैठो। लेकिन गोदावरी, तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? बनवारी लाल जी ने पूछा। तो गोदावरी जी बोली, एक ज़रूरी काम और निपटाना था, बस वही करने में समय लग गया। ज़रूरी काम? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था? बनवारी लाल जी ने पूछा। तो बात पलटते हुए मधु ने कहा, क्या बाबूजी, आपको तो अपनी बेटी की चिंता ही नहीं है। एक मेरी माँ है
जो मेरा इतना ख्याल रखती है। फिर गोदावरी जी ने कहा, बेटी मेरे रहते तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सबको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह देखते रह जाएंगे। तुम यहाँ आराम से रह कर कोई काम करने का दिल करे तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई है। फिर बनवारी लाल जी ने कहा, अरे हमने अपनी बेटी की शादी की है, बेचा नहीं है। अपनी बेटी की 2 रोटी हमें क्यों भारी लगेंगी। हाँ बेटी तू यहीं बैठ, मैं तेरी भाभी को चाय नाश्ता लेकर आने को कहती हूँ। गोदावरी जी बोली तो मधु कहने लगी, माँ मैं भी अंदर आ रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। आंगन के कोने में बिछी कुर्सी पर बनवारी लाल जी की बुजुर्ग अम्मा बैठे हुए सब देख रही थी। गोदावरी जी और मधु के अंदर जाने के बाद उन्होंने बनवारी लाल जी को अपने पास बुलाया और बोली, देख बनवारी, ये जो कुछ हो रहा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। बेटी को इतनी शय देना अच्छी बात नहीं है। अब मैं गोदावरी बहू को कुछ कहूँगी तो वह उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ेगी, इसलिए तू उसे समझा। हाँ हाँ अम्मा तुम चिंता मत करो, कुछ दिन यहाँ रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा, कहकर बनवारी लाल जी कमरे में चले गए। मधु के लिए चाय लेकर जब उसकी भाभी मीनाक्षी कमरे में आई तो उसके पास बैठते हुए बोली, मधु ऐसी भी क्या बात हो गई थी। क्या बताऊँ भाभी, किसी दुश्मन को भी ना मिले ऐसी सास, ना जाने मेरी पीठ पीछे मेरे पति को क्या पट्टी पढ़ाती है कि वो तो ऑफिस से आते ही मुझ पर भड़क जाते हैं, मेरे साथ मारपीट करने लगते हैं। इन्हें तो सिर्फ मुझ में कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। दुख और परेशानी नज़र आती है तो सिर्फ अपनी माँ की। लेकिन मधु घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। तुम्हें तो शांति से काम लेना चाहिए था। अपने पति को प्यार से समझाती तो वह ज़रूर समझ जाते। अरे भाभी आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बसे? वो लोग ही समझने को तैयार नहीं हैं तो मैं क्या करूं? भाभी मुकेश भैया तो बहुत अच्छे हैं जो तुमसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई बात नहीं मधु, तेरे भैया उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी ने कहा तो मधु बोली, भाभी ये तो मैं हूँ जो उन लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर ऐसी सास और ऐसा पति तुम्हें मिल जाते तो तुम तो उन्हें 2 दिन भी ना झेल पाती। तो मीनाक्षी बोली, नहीं मधु ऐसी बात नहीं है। अपना घर बसाने के लिए अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं होता। और कितना झुकूं भाभी, अब तुम ही देखो तो मेरी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, और वहाँ मेरी सास है जो मेरे पति को मेरे खिलाफ उकसाती है। दूसरों को समझाना बहुत आसान है, जब खुद पर बीते तो पता चलता है। मधु ने कहा तो मीनाक्षी चुप रह गई। वे समझ गई थी कि मधु कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अच्छा मैं खाना बनाने जाती हूँ, कहते हुए मीनाक्षी वहाँ से उड़ गई। अगले दिन भाई दूज का त्यौहार था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर मीनाक्षी ने रसोई घर में सारे पकवान बनाकर रख दिए। मधु ने अपने भाई मुकेश को तिलक लगाया तो मुकेश पहले खाना खाकर अपने पिता बनवारी लाल जी के साथ दुकान पर गया। फिर मीनाक्षी गोदावरी जी और मधु को खाना देकर रसोई घर में बर्तन साफ करने चली गई। तो गोदावरी जी अपनी बेटी मधु से बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था ना, मायके में रहते हुए तुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। सुकून से बैठकर खाना खा और आराम कर। उधर मधु के ससुराल में विशाल के पास फ़ोन आया। हेलो, क्या आप मिस्टर विशाल बोल रहे हैं? मैं पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ। आपके खिलाफ एक शिकायत आई है, जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। ये सुनकर विशाल की हैरानी का ठिकाना न रहा। संतोष जी भी परेशान हो गए। विशाल थाने जाकर आया तो संतोष जी ने पूछा, पुलिस वालों ने क्या कहा बेटा? तो विशाल हताशा भरे स्वर में बोला, कहना क्या था, मधु और उसके घर वालों ने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और ये भी कहा है कि दहेज को लेकर हम आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। क्या? लेकिन बेटा हमने तो कभी दहेज का जिक्र तक नहीं किया, संतोष जी ने कहा। तो विशाल बोला, हाँ माँ, मधु और उसके घर वाले दहेज के नाम पर हमें झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। बेटा मैं तो कहती हूँ एक बार चलकर उनसे बात करते हैं, बात ऐसे ही सुलझ जाए तो ही अच्छा है। नहीं माँ, मैं उन लोगों के सामने नहीं झुकूंगा, विशाल ने कहा। तो उसका भाई पवन बोला, माँ की बात बिल्कुल ठीक है भैया, अगर कोर्ट केस में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज शाम को चलते हैं और आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। विशाल को ये बात ठीक लगी। उधर मधु के मायके में जब शाम को बनवारी लाल जी घर लौटे तो मधु ड्राइंग रूम में बैठी हुई टीवी देख रही थी। अम्मा जी भी वहीं बैठी थी। अपनी बेटी के पास बैठते हुए बनवारी लाल जी बोले, बेटी मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग प्यार से ये मामला सुलझा लो तो ही अच्छा है। तो मधु बोली, नहीं बाबूजी, मेरी सासू माँ दिन भर बैठकर आराम करें और मैं कोलू के बैल की तरह पिसती रहूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तो बनवारी लाल जी बोले, लेकिन बेटी घर का काम करने में बुराई क्या है? तभी गोदावरी जी वहाँ आई और पास रखी कुर्सी पर बैठती हुई बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? हमारी बेटी उस नर्क में जाकर घुट घुट कर जीती रहे? ये सुनकर अम्मा से रहा नहीं गया तो वह बोली,
अरे गोदावरी बहू, तुम किस बात को कहाँ ले जाती हो? बनवारी ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि मिलजुल कर रहने से बड़ा सुख और कोई नहीं है। अम्मा, ये हमारी बेटी का मामला है, इसलिए आप तो अपना मुंह बंद ही रखो। जो 2 रोटी मिल रही हैं चुप करके खाओ और राम का नाम जपो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मीनाक्षी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने विशाल अपनी माँ के साथ खड़ा था। मीनाक्षी ने संतोष जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें अंदर लेकर आई। बनवारी लाल जी ने उन्हें बैठने को कहा। तभी गोदावरी जी आंखें दिखाती हुई बोली, बहन जी, जब आपको मेरी बेटी फूटी आंख भी नहीं सुहाती तो फिर आप यहाँ करने क्या आई हैं? तो संतोष जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, देखिए बहन जी, आराम से बैठकर बात करते हैं, तभी तो कोई हल निकलेगा। हमें भी तो पता चलना चाहिए ना, आखिर हमसे ऐसा क्या कसूर हो गया जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया। ये बात सुनकर मधु तपाक से बोली, नहीं नहीं माँ जी, आपका कसूर थोड़ी ना है, कसूर तो मेरा है। एक काम करो, अपने बेटों को कहो मुझे तलाक दे दे, ताकि आप भी आराम से रहो और मेरा भी पीछा छूटे। मधु, ये तुम अपनी सास से किस तरीके से बात कर रही हो? बनवारी लाल जी ने कहा। तो गोदावरी जी बोली, और कैसे बात करें इन लोगों के साथ? हमारी बेटी को इतना परेशान करके रखा है, तो क्या उनकी आरती उतारेंगे हम? फिर विशाल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, देखिए माँ जी, किसने किसको परेशान कर रखा है ये तो हम ही जानते हैं। ऊपर से आप लोगों ने हमारे खिलाफ ही दहेज की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। ये बात सुनकर बनवारी लाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उधर मीनाक्षी और मुकेश भी हक्के बक्के खड़े थे। किसी को इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन हमने तो कोई शिकायत नहीं की, बनवारी लाल जी ने कहा। तो गोदावरी जी ने बोली, शिकायत मैंने की है। मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई इन लोगों की? तभी मीनाक्षी सबके लिए चाय बनाकर ले आई तो संतोष जी ने कहा, देखिए भाई साहब, बहू तो आपके घर में भी है, क्या वह अपने ससुराल की जिम्मेदारियां यहाँ नहीं संभालती? अगर हम अपनी बहू से यही अपेक्षा रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? इस पर जो बातें उसने हमें सुनाई उसे हम तो क्या कोई भी सहन नहीं करेगा। तो गोदावरी जी ने कहा, अरे मैंने तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखा हुआ है, लेकिन आपने तो कभी मधु को अपनी बेटी समझा ही नहीं। तो संतोष जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है बहन जी, सारी गलती मेरी है। अब आप बच्चों का घर बस जाने दीजिए, हमारी बहू को हमारे साथ भेज दीजिए। बहन जी चाहते तो हम भी यही हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहे। अभी बनवारी लाल जी बोल ही रहे थे कि गोदावरी जी उनकी बात काटते हुए बोली, अरे लेकिन आप बसने कहाँ देती हैं? मेरी बेटी को आपके कहने पर ही विशाल उसे हर रोज़ मारता पीटता है। तो संतोष जी ने कहा, मेरे बेटे ने मधु पर सिर्फ एक बार हाथ उठाया है, और वह भी तब जब उसने बदतमीजी की, सारी हदें पार कर दी थी। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी से। तभी बनवारी लाल जी बोले, गोदावरी, तू मैं तो सभी घर में होती है। मधु को उसके ससुराल वाले लेने आए हैं तो उसे उनके साथ भेजना ही ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, बेटी का घर बसाने में ही समझदारी है, मीनाक्षी ने कहा। तो गोदावरी जी बोली, अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके एक गलती तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब उसे दोबारा उस घर में भेजकर मैं दूसरी गलती नहीं करूँगी। और बहन जी, आप जिस मुंह से आए हो उसी मुंह से वापस चले जाओ। मैं अपनी बेटी आपके साथ हरगिज नहीं भेजूंगी। मुकेश ने भी अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन ना तो गोदावरी जी माने और ना ही मधु जाने को तैयार थी। ये सब सुनकर विशाल बोला, बस माँ, अब यहाँ खड़े रहकर हम लोग अपनी और बेइज्जती नहीं करवाएंगे, अभी कभी यहाँ से चलो। जाते जाते संतोष जी ने बनवारी लाल जी से कहा, भाई साहब, मैं तो ये सोचकर आई थी कि अब आप ही इस बात का कोई हल निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो आपकी ही कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारी क्या सुनेंगे? हो सके तो पुलिस में की गई झूठी शिकायत वापस ले लीजिएगा। अच्छा चलते हैं। अरे नहीं बहन जी, बैठकर बात करते हैं, बनवारी लाल जी ने कहा। लेकिन विशाल संतोष जी को लेकर वापस चला गया। फिर बनवारी लाल जी अपनी पत्नी से बोले, थाने में जो तुमने शिकायत की है उसे अभी के अभी जाकर वापस लो। अरे मुझे जो करना है मैं देख लूँगी, आप अपना काम करो। गोदावरी, तुझे नहीं लगता तुम अपनी बेटी का घर बसने दोगी? वह लोग तो मधु को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण बनी बनाई बात बिगड़ गई। तभी मुकेश मधु से बोला, मधु एक बात सच सच बताना, क्या विशाल तुझे दहेज के लिए मारता पीटता है? क्यों भाई, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मधु ने कहा। तो गोदावरी जी बोली, इन सब बातों के लिए घर के बड़े बैठे हैं, तुझे इसमें पंचायती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, घर के बड़े अगर संभाल सकते तो बात को संभाल लेते और मधु को उसके ससुराल वालों के साथ भेज देते। फिर मधु आवाज़ ऊंची करते हुए बोली, बाबूजी, आप सब लोग मुझे मिलकर फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते? आपकी भी परेशानी दूर होगी और मेरे ससुराल वालों की भी। सब ने मिलकर बस मुझे भेजने की ही रट लगाई हुई है। सिर्फ एक माँ है जो मुझे समझती है। तो मीनाक्षी ने कहा, मधु, हम तुम्हारे घर के लोग हैं,
तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम खुद ही सोचो, हमेशा के लिए मायके में तो नहीं रहा जा सकता ना। अरे भाभी, आपको अच्छा घर मिल गया है तभी आपके मुंह में जुबान आ गई है, मधु ने कहा तो गोदावरी जी गुस्से से बोली, बहू अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मैं सब जानती हूँ, तुम जाकर रसोई का काम करो। मीनाक्षी रसोई घर में चली गई और मुकेश और बनवारी लाल जी भी किसी काम से बाहर निकल गए। तो गोदावरी जी बोली, बेटी मेरी एक बात सुन ले, मेरे रहते हुए तो तेरी भाभी तुझे कुछ कहने से रही, और अगर घर में किसी ने तुझसे कुछ भी कहा तो उसे तो मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। तो मधु आंखों में आंसू लिए बोली, माँ इस घर का कोई भी सदस्य मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है, सब मुझे भेजने पर तुले हुए हैं। तो गोदावरी जी ने कहा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रहो, मैं तेरी भाभी को देसी घी का हलवा बनाने को कहती हूँ, आराम से बैठकर खाएंगे। हाँ माँ, सब लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है, तुम जल्दी से हलवा बनवा कर ले आओ, और हाँ हलवे में बादाम भी डाल देना। कहते हुए मधु सोफे पर लेट गई। एक सप्ताह बीत चुका था। मधु की भाभी मीनाक्षी अपने कमरे में बैठी थी, तभी मुकेश कमरे में आया और बोला, समझ नहीं आता कैसे सुलझेगी ये समस्या। तो मीनाक्षी बोली, मैं तो कहती हूँ मधु को जितनी जल्दी उसके घर भेज दो उतना ही अच्छा होगा। अरे मीनाक्षी, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि वह समय से अपने घर चली जाए। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों में जब ये बात पता चलेगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मुकेश ने कहा तो मीनाक्षी बोली, लेकिन माँ जी को तो ये बात समझ में नहीं आती। उस दिन जब मधु के ससुराल वाले घर आए थे तो उनकी बात सुनकर भी मधु की ही गलती नज़र आ रही थी। अरे मीनाक्षी, गलती तो सारी मधु की ही है। शादी से पहले पूरे 23 साल वो इस घर में रही है, क्या मैं उसके स्वभाव को नहीं जानता। फिर मीनाक्षी बोली, फिर भी माँ जी तो हमेशा उसकी ही तरफदारी करती हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर में ही झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। मधु तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, खाना खाती है तो थाली वहीं सरका देती है, पानी के गिलास तक खुद भरकर नहीं पीती। माँ मुझे ऑर्डर करती हैं और मैं उसे पानी लाकर देती हूँ। अब घर में सदस्य बढ़ेंगे तो क्या काम नहीं बढ़ेगा। सारा दिन घर का काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ। अगर मैं उसे घर की साफ़ सफाई में मदद करने को कहती हूँ तो मना कर देती है, रोटी या सब्जी बनाने को कहती हूँ तो भी मना कर देती है, और ऊपर से कहती है मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम ही करो। अरे मीनाक्षी, इसी बात का तो रोना है, उससे कोई काम ही तो नहीं किया जाता, ये तो उसे माँ ने सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो अब तक मैं ही उसकी अकल ठिकाने लगा देता। देखिए जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो दुनिया तमाशा देखेगी। वह तो छोटी छोटी बातों पर क्लेश करने लगती हैं। माँ भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई, ये तो चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूँ। बताओ मैं क्या करूँ। मेरी जगह अगर कोई और होती तो अब तक घर में कलेश खड़ा कर देती, मैं तो फिर भी चुप हूँ। अरे मीनाक्षी, वो तो मैं भी जानता हूँ। फिर मीनाक्षी ने कहा, अगर यही बात मैं उसे कहूँगी तो उल्टा ये जवाब देगी कि वह तो मेरी माँ इतनी अच्छी है जो तेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन ये बात उसे समझ में नहीं आती कि अच्छा भी अच्छों के साथ ही बना जाता है। मैं तो शर्म लिहाज के कारण चुप हूँ ताकि झगड़ा और ना बढ़े। नहीं मीनाक्षी, तुम तो कुछ मत बोलना, नहीं तो माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे तभी तो कहती हूँ आप उसे प्यार से समझा दो ताकि वह शांति से अपने घर चली जाए। ठीक है, मैं मधु से बात करता हूँ, तुम अपना काम निपटा लो। कहते हुए मुकेश अपने कमरे से बाहर आया तो देखा मधु अकेली बैठी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उसके पास बैठते हुए मुकेश बोला, मधु आगे का क्या सोचा है तुमने। तो मधु गुस्से से बोली, भाई मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं बैठूंगी, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगी। शर्त कैसी शर्त, मुकेश ने हैरानी से पूछा। तो मधु बोली, मैं अपने पति विशाल के साथ अलग रहना चाहती हूँ। तो मुकेश ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, घर में कुल मिलाकर तुम 4 लोग हो और उसमें भी तुम्हें बंटवारा चाहिए। क्यों भाई, 4 लोगों का काम क्या कम होता है। एक मेरी सास है जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है, और दूसरा वह देवर जिसकी शादी करने का भी नाम नहीं ले रहे। वह लोग उसकी शादी हो तो मेरा भी काम कुछ कम हो जाए। अरे मधु, वह चिंता उन लोगों की है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि 4 लोगों में बंटवारा करने की बात तो मैं तो नहीं करूँगा। तो ठीक है, अगर बंटवारा नहीं होगा तो मैं भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होता। उसी समय गोदावरी जी वहाँ आई और बैठते हुए बोली, क्या बात हो रही है भाई बहन में। तो मधु बोली, बात क्या होगी, मुझे कहते हैं कि अपने ससुराल वापस चली जा। हे भगवान, जिसे देखो इसे ससुराल भेजने की रट लगाए बैठा है। अगर अपने मायके आकर बैठी है तो ऐसा भी क्या गुनाह हो गया उससे। मेरी बेटी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या, गोदावरी जी ने कहा। तो मुकेश बोला, माँ अभी तो तुम उसे शय दे रही हो, लेकिन बाद में तुम ही पछताओगी। माँ
मैं तो एक काम करती हूँ, मैं चुप करके अपने ससुराल वापस चली जाती हूँ। मुझे परेशान करेंगे तो मैं सहन कर लूँगी, और अगर सहन ना हुआ तो कहीं जाकर मर जाऊँगी। कम से कम इन लोगों को तो शांति मिल जाएगी ना। मधु ने कहा तो मुकेश बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन लोगों को, कोई तुझे कुछ नहीं कहता। अगर तू अपनी ज़ुबान कम चलाए और घर की जिम्मेदारियाँ संभाले तो देख लिया माँ, मेरे मायके वाले ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए मधु ने कहा। तो गोदावरी जी बोली, बेटी, जिसे भी तेरे यहाँ रहने से परेशानी है वह ये घर छोड़कर जा सकता है, लेकिन तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। और मुकेश, तू दिन रात उठते बैठते तुझे सिर्फ एक ही काम है, अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है माँ? मैं तो उसका भला चाहता हूँ, जब कोई समझने को तैयार नहीं है तो फिर करो जो मर्जी, आगे से मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। इतना कहकर मुकेश वहाँ से उठ गया। मीनाक्षी वहीं पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। फिर गोदावरी जी ने कहा, एक तो ये घर के लोग हैं और दूसरी हमारी पड़ोस ने, जो मुझे आए दिन पूछ रहे हैं, अरे गोदावरी की बेटी घर कब जाएगी? ससुराल वाले इतने इतने दिन बेटी को कैसे भेज देते हैं? फिर मधु बोली, माँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं यहाँ आई हूँ तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तभी उसकी भाभी मीनाक्षी वहाँ आई और बोली, ये समाज है मधु, और समाज तो ऐसे सवाल उठाएगा ही, इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम अपना घर बसाओ। बस माँ, अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं चाहे मरूं या जीऊं, लेकिन अब यहाँ नहीं रहने वाली। क्यों चली जाएगी? हम दोनों माँ बेटी यहाँ साथ में रहेंगे, जिसे जो बोलना है वह बोलता रहे। लेकिन माँ, आपके बेटा बहू तो बस, बेटी, तुझे कोई एक बात कहे तो उसे चार सुनाया कर। तुझे यहाँ दब कर रहने की ज़रूरत नहीं है। अरे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, दब कर रहना तो मेरे खून में ही नहीं है। अगर दबकर रहना होता तो अपने ससुराल में न रह जाती। चलो माँ, अंदर चलकर टीवी देखते हैं। कहते हुए मधु वहाँ से उठकर चली गई और पीछे पीछे गोदावरी जी भी। अम्मा जी वहीं आंगन में बैठी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने मीनाक्षी को इशारे से अपने पास बुलाया और बोली, बहू, ऐसे तो ये माँ बेटी किसी के कामों में नहीं आएंगी, लेकिन ना दादी, मैं क्या करूँ? माँ और मधु तो समझाने से भी नहीं समझते। बहू, पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वही लातों के भूत हैं, आगे तो खुद ही समझदार है। अपनी दादी सास का इशारा मीनाक्षी अच्छी तरह समझ चुकी थी। वह बोली, आप ठीक कह रही हो दादी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते हुए मीनाक्षी रसोई घर में खाना बनाने चली गई। तभी उसे मधु के मोबाइल की बेल बजने की आवाज़ आई। मीनाक्षी ने बाहर जाकर देखा तो मधु फ़ोन पर बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी? शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। आप लोगों में कुछ शर्म बाकी है या नहीं? कितनी बार मैंने कहा है कि मैं उस घर में वापस नहीं आऊँगी, क्या आपको समझ नहीं आता? तो दूसरी ओर से संतोष जी की आवाज़ आई, मधु बेटी, आगे से इस घर में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। विशाल भी तुमसे कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। सारे गिले शिकवे भूलकर वापस आ जाओ। फिर मधु के हाथ से फ़ोन लेते हुए गोदावरी जी बोली, बहन जी, अगर आप चाहती हैं कि मेरी बेटी वहाँ वापस आ जाए तो हमारी एक शर्त है। अगर विशाल मेरी बेटी के साथ अलग घर में रहे तो मैं अपनी बेटी को वापस भेजने को तैयार हूँ। आपसे और आपके छोटे बेटे से उसका कोई सरोकार नहीं होगा। ये क्या कह रही हैं बहन जी? मैं भला अपने बेटे से अलग कैसे रह सकती हूँ? तो ठीक है, फिर रिश्ता तोड़ देने में ही भलाई है। रखो अपने बेटों को अपनी गोद में बिठाकर। कहते हुए गोदावरी जी ने फ़ोन पटक दिया। रसोई घर में खड़ी मीनाक्षी चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी। मनी मन बोली, ये दोनों समझती हैं कि यही शेर है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि कोई सवा शेर भी हो सकता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद गोदावरी जी और मधु शॉपिंग करने के लिए बाजार चले गए और करीब 2 घंटे बाद जब घर वापस आए तो उस समय मीनाक्षी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी मधु गुस्से से उबलते हुए उसके पास आई और बोली, क्यों महारानी, अपना अपना खाना बनाकर खा भी लिया और हम लोगों का बनाया ही नहीं? बाकी सब लोगों के कपड़े भी धो दिए, पर मेरे कपड़े वही मैले पड़े हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अब से अपना काम खुद कर लिया करो। मीनाक्षी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। उसके ये तेवर देखकर मधु हैरान रह गई और फिर बोली, क्या इसमें नौकर वाली कौन सी बात हो गई? घर का काम है, वह तो तुम्हें करना ही होगा। मधु गुस्से से बोली। तो मीनाक्षी ने कहा, क्या तुम मुझे ये काम करने की तनख्वाह देती हो? क्यों? तनख्वाह किस बात की? तुम घर की बहू हो, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो क्या तुम किसी के घर की बहू नहीं हो? अपनी जिम्मेदारियों से भागकर तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गई? अब से तुम अपना काम खुद करोगी, मुझ पर रौब जमाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी ज़ुबान पर ताला लगाकर अपना काम करना शुरू कर दो। क्या हो रहा है ये सब? और मीनाक्षी बहू, तुम अपनी ननद से ये किस तरीके से बात कर रही हो? माँ जी, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ जैसी करनी चाहिए। अब मधु इस घर में रहेगी तो उसे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बेटी घर का काम करेगी
और घर की बहू आराम फरमाएगी? अरे नहीं माँ जी, मैं भी काम करूँगी, लेकिन सिर्फ अपना और अपने परिवार का, घर में आने वाले मेहमानों का नहीं। अपनी भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मधु का खून खौल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? ये घर तुमसे पहले मेरा है। जी नहीं, तुम्हारा घर वह है जिसे तुम छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। माँ, आपने अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा दिया है। 2-4 थप्पड़ लगाकर इसकी अकल ठिकाने क्यों नहीं लगा देती? मधु ने कहा। अच्छा, हाथ उठाना तो दूर, हाथ लगाकर भी देखो। अभी के अभी 100 नंबर पर फ़ोन लगाती हूँ और शिकायत करूँगी कि मेरी सासू माँ और ननद दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट करती हैं। फिर पता चलेगा किसकी अकल ठिकाने आती है। उसी समय बनवारी लाल जी और मुकेश भी घर पहुंच गए। लड़ाई सुनकर जैसे ही बनवारी लाल जी कमरे के अंदर जाने लगे, तभी मुकेश ने उन्हें रोक दिया। बेटा, अंदर जाकर मामला सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो घर का नाश हो जाएगा। अरे पिताजी, घर का नाश तो पहले से ही हो रखा है, अब सुधरने का समय है। आप बस यहीं खड़े रहकर देखते जाइए। फिर गोदावरी जी बोली, क्या हमने कब मांगा तुमसे दहेज? तुम हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाओगी? हाँ तो क्यों नहीं, आखिर ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। ये बात सुनते ही गोदावरी जी अपनी बातों में मिश्री घोलते हुए बोली, अरे बहू, घर में ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, उन्हें आपस में बैठकर सुलझा लें तो ही अच्छा है। अच्छा माँ जी, ये ज्ञान की बातें तब कहाँ गई थी जब मधु के ससुराल वाले यहाँ उसे ले जाने के लिए आए थे? मीनाक्षी का जवाब सुनकर गोदावरी जी और मधु स्तब्ध खड़े रह गए। चलो अब दोनों जल्दी से घर के काम में लग जाओ, बहुत आराम कर लिया माँ बेटी ने, कहते हुए मीनाक्षी कमरे से बाहर चली गई। तो उसी समय बनवारी लाल जी और मुकेश अंदर आ गए। चल बेटी मधु, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, गोदावरी जी बोली। तो मधु ने कहा, माँ अपना काम आप देखो, मैं तो अपने घर वापस जा रही हूँ। बाबूजी, आप अपने दामाद को फ़ोन लगाइए कि वह आकर मुझे ले जाए। हाँ बेटी, ये तूने बिल्कुल सही फैसला किया, मैं अभी विशाल को आने के लिए कहता हूँ, कहते हुए बनवारी लाल जी ने विशाल को फ़ोन लगा दिया। तो दूसरी ओर से जो बात उन्हें सुनने को मिली, उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। फ़ोन रखते हुए वे बोले, गोदावरी एक बात तो बताओ, क्या कल संतोष जी का फ़ोन आया था? हाँ फ़ोन तो आया था, मधु को वापस आने के लिए कह रही थी। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? बनवारी लाल जी ने गुस्से से पूछा। तो गोदावरी जी कुछ बोल ही नहीं पाई और नज़रें चुराकर यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी बनवारी लाल जी ने अपनी पत्नी के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। तुम माँ हो या दुश्मन, जो अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती? हमारे घर से बेइज्जत होकर जाने के बावजूद उन्होंने फिर से फ़ोन किया और उनके सामने तुमने एक नई शर्त रख दी कि पहले घर का बंटवारा करो, फिर हमारी बेटी वापस आएगी। उसी समय मधु बोली, अरे बाबूजी, अब मैं जा तो रही हूँ, फिर माँ का क्या कसूर, क्यों निकाल रहे हैं? तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ मधु के गाल पर पड़ा। ये देखते हुए अम्मा जी बोले, बनवारी, अगर ये थप्पड़ तूने पहले लगाया होता ना, तो आज ये घर उजड़ने की नौबत ही नहीं आती। फिर गुस्से से उबलते हुए बनवारी लाल जी बोले, बदतमीज, अब विशाल तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अपने बेटे विशाल की चिंता में संतोष जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो आईसीयू में भर्ती हैं। ये सुनते ही मधु की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर बनवारी लाल जी बोले, अगर संतोष जी को कुछ हो गया तो उनकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, और उसके बाद विशाल तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। ये सुनकर मधु रोते हुए बोली, बाबूजी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अभी के अभी मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, चाहे मुझे उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े, चाहे पैर पकड़ने पड़े, चाहे लाख माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े, पर मैं अपनी गृहस्थी उजड़ने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए मधु ने अपना बैग उठाया और घर की दहलीज लांघ कर चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।